अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आकाश अहमद सिद्दीकी है और आज के इंट्रोडक्शन टू सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेटा टाइप इन सी लैंग्वेजेस और टाइप्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इन सी लैंग्वेजेस। तो बात करते हैं सबसे पहले डेटा टाइप इन सी लैंग्वेजेस के बारे में। डेटा टाइप्स डिफाइन कर रहा होता है कि हमारे पास हम अपने कंप्यूटर के अंदर कौन सा डेटा डालना चाह रहे होते हैं। सी लैंग्वेजेस के अंदर बहुत सारे टाइप का डेटा डाला जा सकता है। इन डेटास को हमने कुछ दो टाइप्स के अंदर या कहें कि दो कैटेगरी के अंदर हमने डिवाइड करा है। ये कैटेगरी कंप्यूटर प्रोग्राम को या जिस प्रोग्राम के अंदर भी इसको यूज़ किया जा रहा है उसको बताती है कि हमारा जो वेरिएबल आ रहा है, हमारा जो नंबर या जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो किस तरह की मौजूद है। इन दो डेटा टाइप्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है प्राइमरी डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप सी में, सी प्लस प्लस में, जावा वगैरह के अंदर मोस्टली सेम होता है। ये फंडामेंटल टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हैं। इसके अंदर हमारे पास आता है इंटीजर जिसको हम आईएनटी से डिनोट करते हैं। हमारे पास आता है फ्लोट जिसको हम फ्लोट लिख के डिफाइन कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आता है करेक्टर जिसको हम चार लिख रहे होते हैं और फिर हमारे पास आता है वॉइड। वॉइड वो डेटा टाइप है जिसके अंदर हमारे पास कोई भी चीज़ रिटर्न में या कोई भी चीज़ इनपुट के अंदर नहीं आ रही होती। जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर जो लास्ट हमारा टॉपिक था उसके अंदर हमने प्रोग्राम देखा था जिसका नाम लिखा हुआ था वॉइड मेन। तो वो वहाँ पे वॉइड जो था वो बता रहा था कि मेन आपको कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ड्राइव डेटा टाइप्स। ड्राइव डेटा टाइप्स हमारे सॉर्ट ऑफ प्राइमरी डेटा टाइप्स ही होते हैं, बस हमने इस प्राइमरी डेटा टाइप्स को ग्रुप किया हुआ होता है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया होता है, थोड़ा सा उसके डेटा टाइप को गैदर किया हुआ होता है, स्ट्रक्चर में बनाया होता है, यूनियन किया हुआ था उनका। ये चीज़ है, ये सारे डेटा ड्राइव डेटा टाइप्स जो है हम आगे जाके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी भी डेटा टाइप को डिफाइन करा है तो इस किसी भी वेरिएबल को कोई डेटा टाइप असाइन करा है तो इसका मतलब ये है कि वो वेरिएबल नेम या जिसको भी हमने डेटा टाइप असाइन किया है वो उसी तरह का डेटा इनपुट या आउटपुट के अंदर जनरेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एक्स है और एक्स को हमने डिक्लेयर कर दिया आईएनटी से, इसका डिफरेंट प्रोसेस है कि किस तरह से आईएनटी से हम इसको डिफाइन करते हैं। अगर हमने लेट से आईएनटी से डिक्लेयर कर दिया है एक्स को तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक्स जो है इंटीजर वैल्यू को इनपुट लेगा और उसी का हमारे पास आउटपुट जनरेट कर रहा होगा। अगर हम इन प्राइमरी डेटा टाइप्स की बात करते हैं तो प्राइमरी डेटा टाइप्स के अंदर ये चार, जैसा भी हमने ऊपर देखे, बेसिक पॉइंट्स है। करेक्टर बाकी तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा होता है। एक इसका अपना ही करेक्टर है, एक साइन करेक्टर होता है और एक अनसाइन करेक्टर होता है। इंटीजर दो सब पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, एक आता है साइंड और एक आता है अनसाइंड। साइंड वो होते हैं जिसके अंदर प्लस और माइनस दोनों चल रहा होता है, अनसाइंड के अंदर हम जस्ट वैल्यू लिख रहे होते हैं। साइन के अंदर जब आप उसको बाइनरी नंबर्स के अंदर, बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर जब इसको कन्वर्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर इसको समझ ले वंस और जीरोस में, तो हमेशा लेफ्ट मोस्ट या जिस तरह से कहें कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो हम साइन के लिए छोड़ देते हैं। अगर वो वन है तो इसका मतलब साइन आपका नेगेटिव है, अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट जीरो है तो इसका मतलब साइन हमारा पॉजिटिव है। अनसाइंड के अंदर ऐसा नहीं होता। अनसाइंड के अंदर हम उस डेटा टाइप को या उस प्लेस को एज अ नंबर या एज अ वैल्यू यूज कर रहे होते हैं। फिर आता है हमारे पास फ्लोट। ओके, साइंड और अनसाइंड हमारे पास फिर फर्दर तीन पार्ट के अंदर डिवाइड होते हैं, इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर। वैसे ही अनसाइंड भी इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर। ये जो इंटीजर या शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर है, ये एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस। कितनी जगह है, कितना बड़ी नंबर, कितना बड़ा डेटा ये अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। करेक्टर के अंदर जो साइन और अनसाइन है ये बिल्कुल इसी तरह से है कि हमारे पास सिंपल एक ए लिखा हुआ है, एक बी लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसी चीज को हम कहीं वेरिएबल के अंदर यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव ए, नेगेटिव ए, तो फिर वो हमारे पास साइन और अनसाइन के अंदर जा रहा होता है। और अगर हमें सिंपल जैसे इनिशियलाइज करते वक्त ए बी सी डी लिख रहे हैं तो वो यहाँ पे इस करेक्टर के अंदर आ रहा होगा। या अगर हम इनिशियलाइज के अंदर सिर्फ जैसे यस और नो का हमने बताना है
कि जैसे कंप्यूटर पूछता है कि कोई भी काम परफॉर्म करना है, दो ऑप्शन दे रहा है, यस और नो। तो वहां पे अगर आप डॉस के अंदर यही काम कर रहे हो तो वहां पे आपको वाई या एन लिखना होता है। तो वो एक कैरेक्टर टाइप चाह रहा होता है। फिर आता है हमारे पास फ्लोट। फ्लोट भी हमारे पास नंबर्स टाइप चीज सेव कर रहा होता है। और यहाँ पे जो ये जो सब डिवाइड है फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल में, ये तीनों भी आपस में स्पेस फॉर्मेट में या स्पेस में कि कितनी स्पेस, कितने बड़ी जगह डेटा ये अपने अंदर सेव कर सकते हैं, ये उस लिहाज से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। इंटीजर और फ्लोट के अंदर ये डिफरेंस है, इंटीजर होल नंबर को रखता है अपने अंदर, 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। जबकि फ्लोट जो है रियल नंबर्स को रखता है, 2.2 को भी रख रहा होगा, 3 4 को अगर को भी रख रहा होगा। वॉइड के अंदर कोई सब पार्ट नहीं है। वॉइड का मतलब है कि ऐसा डेटा टाइप जो कि कोई भी वैल्यू अपने अंदर अज्यूम नहीं कर रहा हो या इनपुट या आउटपुट नहीं दे रहा हो। अब इन्हीं डेटा टाइप्स के अंदर से हम थोड़ा सा और देखते हैं इंटीजर। इंटीजर वो डेटा टाइप है जो होल नंबर के अंदर वैल्यू को सेव करता है। होल नंबर से मुराद 1 2 3 4 वगैरह है। अब हम इसके ही पार्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास इंटीजर आईएनटी या साइन इंटीजर। ये दोनों एक ही तरह के होते हैं। ये जो है अपने अंदर 2 बाइट्स तक की डेटा को सेव कर सकता है। बाइट्स के लिहाज से अगर हम बात करें, बाइट्स क्या है, 1 बिट, अगर मैं कहता हूँ कि ये एक स्पेस है, इस स्पेस के ऊपर जीरो भी आ सकता है और वन भी आ सकता है। इस एक स्पेस पे जीरो भी आ सकता है बाइनरी का और वन भी आ सकता है। ये एक स्पेस जो है ये कहलाती है 1 बिट। एक बिट या एक नंबर जीरो या वन में से अगर ये ही बिट मल्टीप्लाई कर दें हम 8 से, या अगर हम 8 बिट्स ले लें, तो ये बन जाता है हमारे पास बाइट। अब यहाँ पे अगर 2 बाइट है तो 2 बाइट का मतलब ये है कि ये दो वैल्यू ले रहा होगा। सही है। यहाँ पे 8 बिट्स आ रही होंगी और यहाँ पे हमारे पास 8 बिट्स आ रही होंगी। इस 8 बिट को अगर रेंज के लिहाज से हम देखते हैं तो ये हमारे पास जाता है -32768 से 32767। यहाँ पे 768 इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पे बीच में एक अदर जीरो भी आ रहा होता है और माइनस साइड पे कोई जीरो वैल्यू मौजूद नहीं होती। फिर आता है हमारे पास अनसाइंड। क्योंकि ये साइंड है इसलिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ इसकी रेंज टूटी हुई है। लेकिन जब हम अनसाइंड की बात करते हैं तो अनसाइंड क्योंकि एक ही साइड पे रेंज है तो ये 0 से 65535 तक की रेंज जा सकती है। इतने नंबर ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है। अगर हम शॉर्ट इंटीजर या साइंड शॉर्ट इंटीजर की बात करें तो ये एक ही बाइट अपने अंदर स्टोर करता है, जो कि 1 to 8 से कहाँ तक जाती है, 1 to 7 तक। अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर 0 से 255 तक जाती है, 2 की पावर 8 बिट, 2 की पावर 8 बिट ये है। 2 की पावर 8 बिट से मतलब ये है कि टू जो है 8 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड सो ऑन। 16 2 32, 32 2 64, 1 to 8, 256। लेकिन 256 तक नहीं जा रहे, हम जा रहे 255 तक। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हमने काउंटिंग की है ये तो आपकी चली है जीरो से 256 तक, सॉरी सॉरी, 1 से 256 तक। लेकिन हम यहाँ पे वन से नहीं, हम यहाँ पे जीरो से देख रहे हैं तो इस वजह से ये एक नंबर यहाँ पे कम हो जाता है। फिर लॉन्ग इंटीजर या साइन लॉन्ग इंटीजर जो है वो 4 बिट ले रहे होते हैं। माइनस में भी वैसे ही 2 की पावर बढ़ जाती है और पॉजिटिव में भी वैसे ही 2 की पावर बढ़ जाती है। अब जैसे यहाँ पे 2 है तो ये जितना भी नंबर आ रहा है इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 टाइम्स 2 की पावर 8 ये नंबर आ रहा होगा मेरे पास। फिर इसके बाद मेरे पास आता है अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर। अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर के अंदर मैं 4 बिट को इनपुट ले रहा हूँ
तो और ये 0 से 1 साइड पे चल रहा है, 0 से सिर्फ पॉजिटिव साइड पे चल रहा है क्योंकि इसका कोई नंबर नेगेटिव नहीं है। फिर हमारे पास आता है फ्लोटिंग नंबर। फ्लोटिंग नंबर जो है ये स्टोर कर रहे होते हैं रियल वैल्यू, पॉइंट्स में भी इनकी वैल्यू आ रही होती है। इसके अंदर जो एक सिंपल फ्लोट है, जो सिंपल फ्लोट है जैसे वहां पे सिंपल इंटीजर, जो शॉर्ट इंटीजर 1 ले रहा था, सिंपल इंटीजर 2 ले रहा था, यहाँ पे जो सिंपल फ्लोट है ये 4 बाइट की प्लेस ले रहा होता है, ये 4 बाइट की प्लेस ले रहा होता है। ये अगर देखा जाए तो ये लॉन्ग इंटीजर या अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर के बराबर होता है। और इसकी पावर 3.4 10⁻38 या +38 चल रही होती है, जो कि इसके इक्वल आ रही होती है ऑलमोस्ट। डबल जो है इस फ्लोट का डबल वैल्यू ले रहा होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं इसको, ये रेंज आ गई आपके पास। लॉन्ग डबल जो है इसके अंदर 2 बाइट और ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास लॉन्ग डबल। उसका आगे उसकी रेंज लिखी हुई है 3.4 ई, मतलब पावर 10⁻⁴932 से लेकर 1.1 e⁴4932 पॉजिटिव। करेक्टर की बात करते हैं। करेक्टर जो है कोई भी अल्फाबेट को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, कोई भी अल्फाबेट को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ये मोस्टली उस वक्त हम ले रहे होते हैं जब आपको, ओके यहाँ पे सिर्फ करेक्टर नहीं, ये कोई स्पेशल ऑपरेटर को भी अपने अंदर सेव कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर की बात करते हैं। कैलकुलेटर के अंदर आपने उसको 2 वैल्यू दे दी, ए की और बी की। अब वो आपसे पूछेगा कि भाई इनके दरमियान में कौन सा करेक्टर या कौन सा ऑपरेटर लगाना है। अगर आपने प्लस दबा रहे हैं, माइनस दबा रहे हैं, डिवाइड दबा रहे हैं, मल्टीप्लाई दबा रहे हैं, तो उसके लिहाज से उसकी प्रोग्रामिंग वहां पर गिवन होगी। स्विचेस के लिहाज से स्विचेस क्या है, ये आगे की प्रोग्रामिंग्स में, आगे के लेक्चर्स में हम जाके देखेंगे। तो अब खैर अभी यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हम वहाँ पे जो भी करेक्टर वहाँ प्रेस प्रेस करते हैं, लेट से पॉजिटिव का बटन की प्रेस करी, तो वो पॉजिटिव जाकर इस करेक्टर के लिहाज से सेव हो जाएगा और फिर वहां से ये करेक्टर उठा लिया जाएगा। ये अगर आपने कहीं भी यस और नो दो आपको डिसीजन दिया हुआ है, आपने यस पे क्लिक करा तो, या ये वो जो वाई पे आपने प्रेस करा है वाई लिख के, तो वो वाई वहां पर जाकर इस करेक्टर के लिहाज से अपनी वर्किंग शो कर रहा होगा। दो तरह के आपके पास करेक्टर होते हैं। करेक्टर या साइंड करेक्टर जो है वो 1 बाइट का है, अनसाइंड करेक्टर भी 1 बाइट का है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ रेंज का है। अनसाइंड करेक्टर 0 से 255 तक जाता है, वैसे ही 2 की पावर 8, क्योंकि बाइट के अंदर 8 बिट्स होती है। और करेक्टर या साइन करेक्टर जो है वो -128 से 127 तक जाता है। अगर आप इसकी रेंज देखें तो इन दोनों के अंदर नंबर सेम है, नंबर 256 ही है दोनों में मौजूद, बस रेंज का फर्क है। जैसे ग्राफ होता है, एक चीज को हम -x से +x तक लेके जाते हैं और एक चीज को हम सिर्फ ओरिजिन से +x के जानिब बढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास वॉइड टाइप। वॉइड एक्चुअली बता रहा होता है कि इसकी कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, या ये बता रहा होता है कि हमने इसकी कोई वैल्यू रिटर्न, जिसके आगे भी या जिससे पीछे भी हमने ये लगाया होता है, वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा होगा। हम इसको मोस्टली यूज कर रहे होते हैं कहीं फंक्शन पे, पॉइंटर पे, या जैसे मेन वगैरह के अंदर हम इसको यूज कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो चीज आती है वो आती है हमारे पास वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। वेरिएबल असल में है क्या? हम यहाँ पे कह रहे हैं किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू दे देंगे। वेरिएबल एक्स की, एक्स जो वेरिएबल है उसका हमने डेटा टाइप डिफाइन कर दिया। वेरिएबल खुद से है क्या चीज, अगर हम बात करें तो वेरिएबल एक नाम है, एक जगह का नाम है। खैर एक जगह का नाम नहीं है, जगह का नाम तो हम देते हैं। हम ये कहना चाहिए कि हम जो भी जगह हमने सेलेक्ट करी है, हमने उसका एक नाम डिसाइड करा है कि इस जगह पर हमने ये वैल्यू सेव करनी है। जब हम जस्ट उसको एक बोल देते हैं कि भाई वाई के अंदर वैल्यू सेव करनी है, तो कंप्यूटर या उस प्रोग्राम, उस कंपाइलर, उस इंटरप्रेटर का ये फंक्शन होता है कि एक वाई क्रिएट करे, एक वाई मेमोरी एलोकेट करे, जो जिसकी कोई भी डेटा टाइप होगी, जो भी हमने ऊपर देखी, इंटीजर या फ्लोट या कोई भी, वो उतनी वैल्यू सेव कर रहा होगा। फिर जो बाद में वैल्यू सेव आएगी, वो तो फिर हमारे इनपुट और आउटपुट जो करेक्टर्स हैं वो उसको स्टोर कर रहे होंगे। ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे अगर हमने अपने किसी
भी इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करना है, तो हम सेव करते वक्त कंप्यूटर हमसे पूछता है कि लगता है आपने कोई चीज़ सेव एज करनी है, लिखने के बाद तो कंप्यूटर आपसे पूछता है कि कहाँ पे उसको सेव करना है, उसका नाम क्या होगा, समथिंग थिंग्स लाइक दैट। और फिर कंप्यूटर उसी के लिहाज से उसकी डेटा टाइप के वर्ड की फाइल सेव की है, आपने पीपीटी की फाइल सेव की है, आपको ऑप्शन दे रहा होता है, और फिर वो उसका खुद ही से डिसाइड करता है कि कितना डेटा उसके अंदर आ गया है, कितनी बड़ी फाइल आपने उसके अंदर क्रिएट करी है। उसी तरह से जब आप डेटा को किसी सी के अंदर लेकर जाते हो, आपने लेट से एडिशन करना है 5 और 3 का, 5 और 3 डायरेक्ट ऐड होके वहां पे शो नहीं हो सकता, पहले इनको कहीं आप स्टोर करोगे, किसी भी सी में, ए में, बी में, डी में, किसी के अंदर भी आप इसको स्टोर कर सकते हो। वेरिएबल एक बड़ा नाम भी हो सकता है, आपने जैसे मेरा नाम आकाश है तो मैं अपना पूरा नाम आकाश रख दूं किसी वेरिएबल का नाम, सही है। सिर्फ डब्लू भी लिखा जा सकता है, सिर्फ अल्फाबेट भी लिखा जा सकता है, कोई नंबर भी दिया जा सकता है, डिपेंड करता है। तो जैसे लास्ट एग्जांपल के अंदर जब हमने एरिया और डायमीटर वगैरह देख रहे थे या पेरीमीटर वगैरह देख रहे थे, तो हमने लेंथ से एरिया को एरिया के नाम से हमने सेव किया हुआ था, हम चाहते तो हम उसको ए और एल के नाम से भी सेव कर सकते हैं। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, किसी भी एड्रेस को नेम करने के लिए या किसी भी जगह का नाम देना उसका वेरिएबल कहलाता है, और फिर उस वेरिएबल को बताना कि कौन सी चीज है, वो फिर हमारी कहलाती है डेटा टाइप। कौन से हमारी डेटा टाइप, डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल, हमारे पास वही सारी वेरिएबल की डेटा टाइप है जो अभी हमने ऊपर देखी है, करेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, वॉइड। करेक्टर, कोई भी करेक्टर अपने अंदर स्टोर कर सकता होगा, ए बी सी डी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई समथिंग लाइक दैट, होल्ड कर सकता है या स्टोर कर सकता है। इंटीजर, किसी भी इंटीजर, आईएनटी सिर्फ किसी भी इंटीजर की वैल्यू को सेव कर रहा होगा। फ्लोट, कोई भी फ्लोट वैल्यू को कर रहा होगा। डबल, कोई डबल वैल्यू को स्टोर कर रहा होगा। वॉइड, कोई वैल्यू स्टोर नहीं करता, ये बता रहा होता है कि यहाँ पे जो भी डेटा है या इसके अंदर जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, कोई कोई भी आपको वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इन नाम को देने के कुछ रूल्स हैं जिनको हमने यहाँ पे 5 पॉइंट्स के अंदर डिसाइड कर दिया है, या कहोगे 5 पॉइंट्स के अंदर हमने डिक्लेयर करने की कोशिश की है। सबसे पहला रूल, हम जब भी वेरिएबल का नाम देंगे तो उसको किसी डिजिट से 0 1 2 3 4 से स्टार्ट नहीं करेंगे। डिजिट हम दे सकते हैं, कहीं बीच में दे दिया C3 C5 A3 A5 इस तरह से कोई भी नंबर, लेकिन हम उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। वेरिएबल हमेशा कोई अल्फाबेट, डिजिट, स्पेशल नंबर लाइक थिंग्स होंगी, या अंडरस्कोर वगैरह की आपके पास चीजें होंगी आपके वेरिएबल के अंदर। ऐसे ही नहीं कि आपने बस डायरेक्ट 3+2 एक जगह पे लिख दिया तो आप कहेंगे इसका फंक्शन हम परफॉर्म कर रहे होंगे, उसको आपने किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करना है। ब्लैंक स्पेसेस सी वगैरह के अंदर यूज नहीं होती, जैसे हमने पहले भी लास्ट टाइम बताया था। ब्लैंक स्पेसेस को फिल करने के लिए, जैसे मेरा नाम आकाश अहमद है, तो आकाश अहमद अगर मुझे पूरा लिखना है तो मैं उसके बीच में अंडरस्कोर लिखूंगा, सही है। अंडरस्कोर क्या होता है, एक डैश, एक होता है डैश जो हम ऊपर लगाते हैं जैसे माइनस का साइन होता है, और एक अंडरस्कोर होता है जो नीचे आ रहा होता है हमारी लाइन के। फिर कीवर्ड आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। कीवर्ड से मुराद ये है कि ऐसे नाम जो यूज हुए हुए हों, जो हमें पता है कि स्पेसिफिकली कहीं और पे हमने यूज किए हुए होंगे, ऐसे नाम को हम कोशिश करते हैं कि हम यूज ना करें। फिफ्थ पॉइंट जो है ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट के अंदर हमें बताया जा रहा है कि हमारा जो सी है वो केस सेंसिटिव है, तो हमें ख्याल रखना होता है कैपिटल और स्मॉल लेटर का। यहाँ पे कैपिटल अल्फाबेट, जैसे आपने कैपिटल में वकास लिख दिया WAQS, और स्मॉल में वकास लिख दिया WAQS, तो ये दोनों अलग होंगे। अगर आपने कोई अल्फाबेट भी दिया है ए कैपिटल में और ए स्मॉल में, तो वो दोनों अलग होंगे। अब बात करते हैं कि हमने इनको डिक्लेयर कैसे करना है, डिफाइन क्या होता है, या इनिशियलाइज कैसे करना है। डिक्लेरेशन अगर किसी भी वेरिएबल को करना है तो हम कुछ इसके दो टाइप्स हो सकते हैं, या तो हम इसको पहले ही प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ही, मेन से पहले ही डिक्लेयर कर दें, या हम इसको प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर कर रहे हो। डिक्लेरेशन बताती है
कंप्यूटर को कि कौन सा नाम है हमारे वेरिएबल का जिसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे होंगे, जो हमारे फॉर्मूले वगैरह के अंदर, हमारे लॉजिक्स वगैरह के अंदर यूज हो रहे होंगे। डिक्लेरेशन बताती है कि उस वेरिएबल के अंदर कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, पॉइंट्स में स्टोर है या होल नंबर स्टोर है, क्या वैल्यू स्टोर है। जब तक आपने कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं करा, सॉरी, जब तक आपने कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं करा, कंप्यूटर को या कंपाइलर को मुश्किल होती है। अगर आपने वेरिएबल डिफाइन कर दिया तो ये कंप्यूटर के लिए इजी हो जाता है, उसको बार बार डिफरेंट जगहों पर जाकर अपना डेटा सेव करने की ज़रूरत नहीं लगती। डिक्लेरेशन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कंपाइलर को बता रहे हो कि भाई वहां से जाकर ये फाइल उठा लो, इस कैबिनेट से जाकर ब्लू रंग की फाइल उठाकर ले आओ प्रोग्राम के लिए, या मुझे मेरा काम है, आपने किसी को बोला भाई मुझे काम है, मुझे जाकर इस तरह की चीज दे दो। आपने कोई चीज बनवानी है, लेट्स से चाय वगैरह बना रहे हो, तो आपको जाके कहना भाई जाके मेरे लिए एक कप चाय बना, तो आपने डिक्लेयर कर दिया कि एक कप आपको क्या चाहिए, और फिर डेटा टाइप बता दिया, चाय चाहिए, पानी नहीं चाहिए, इस तरह से। वेरिएबल अगर आपने प्रोग्राम से बाहर, मेन से बाहर डिफाइन करना है, डिक्लेयर करना है, तो उससे पहले आप लगाते हैं एक कीवर्ड एक्सटर्न। इसको डिक्लेयर ऐसे किया जाता है, एक्सटर्न INTA। एक्सटर्न बता रहा है कि आपने प्रोग्राम से बाहर अपने डेटा को डिफाइन करा है। INT बता रहा है कि कौन सी टाइप है, कौन सी टाइप है। और यहाँ पे जो ABCD लिखा हुआ है ये वेरिएबल है जिनके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर कर रहे होंगे। ये INT फ्लोट वगैरह जो बता रहा है टाइप कौन सा डेटा हमारे पास आकर स्टोर होगा। इसी के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो कुछ पॉइंट, कुछ चीजें और लगी हुई हैं, जैसे सेमी कॉलन लगा हुआ है हमारे A, B और D के बाद, और कॉमा लगा हुआ है C के बाद। अगर हम कॉमा लगाते हैं तो हम रहते उसी टाइप के अंदर हैं, और हम कॉमा लगा के ये कहना चाहिए कि भाई कॉमा लगा के हम डिफरेंट वेरिएबल्स को एक ही लाइन में एक ही दफा डबल लिखकर, INT लिखकर, फ्लोट लिखकर डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जब आपने सेमीकोलन लगा दिया तो सेमीकोलन का मतलब ये है कि आपने अपनी उस टाइप को वहां पर खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया। दूसरी तरीका है डिक्लेयर करने का कि आप मेन के अंदर या प्रोग्राम के अंदर ही अपने डेटा टाइप को डिफाइन कर रहे हो। ये एक इजीएस्ट वे है, मोस्टली इसी तरह से हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं। इसके अंदर कोई एक्सटर्न लिखने की जरूरत नहीं होती, हम बस जस्ट डायरेक्ट डेटा टाइप को लिखते हैं, कौन सा डेटा टाइप है, INT फ्लोट वगैरह क्या है, और वेरिएबल के नेम लिख देते हैं। इनिशियलाइज करने से मुराद क्या है? इनिशियलाइज करने से मुराद ये है कि हमने उस डेटा की कोई वैल्यू प्रोवाइड कर दी, A=10, B=C, B=5, C=, समथिंग इस तरह से। जैसे यहाँ पे INT A=10, जरूरी नहीं कि आप INT के अंदर ही कर रहे हो। आपने INT A करके सेमीकोलन कर दिया, अब आप कहीं नीचे जाके प्रोग्राम में भी A=10 लिख सकते हैं, वहां पे दोबारा से INT लिखने की जरूरत नहीं होती। लेट्स से अगर यही सारी चीजें हम किसी प्रोग्राम के अंदर देखें तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम गिवन है। ओके, ये हमारे पास एक प्रोग्राम गिवन है। इस प्रोग्राम के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है, इंक्लूड studio.h या conio.h। ये हमारे पास बता रहा होता है कि आपने इनपुट, आउटपुट, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, सी इन सी आउट, जो आपके इंसर्शन और एक्सर्शन के सिंबल्स हैं, एंड एल वगैरह को इनिशियलाइज करता है। एक्सटर्न INT हम देख रहे हैं, हमने मेन से बाहर लिखा हुआ है, और मेन के अंदर सिर्फ INT लिख रहे हैं। हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे A और C को अलग अलग लिखा हुआ है, और हम इन सारी चीजों को एक लाइन में भी लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर जैसे ऊपर हमने इनिशियलाइज करा था A=10, यहीं पर हमने कर दिया INT में, हम इसको नीचे जाके भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। यह हो गया हमारा प्रोसेस, ये हो गया हमारे पास इनिशियलाइजेशन, सही है, या स्टार्टिंग। और ये हो गया हमारे पास प्रोसेस, हमने क्या करना है A और B के साथ। ये हो गया हमारे पास आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे %D बता रहा है कि हमने कौन सी वैल्यू उठानी है, /n बता रहा है कि हमने लाइन चेंज करनी है। जो चीजें डबल कॉलन के अंदर लिखी हुई हैं उसका मतलब ये है कि ये चीज एज इट इज आ जाएगी, %D नहीं आएगा। %D की जगह पर ये जो बाहर वैल्यू लिखी है वो आएगी। अब फर्क क्या है?
अगर कोई करेक्टर यहाँ पे, लेट से मैं यहाँ पे भी सी लिख देता हूँ, तो अगर ये सी लिखा हुआ है इस डबल कॉलम में, तो ये सी तो डायरेक्ट आ जाएगा आउटपुट के अंदर। लेकिन अगर आपने इस कॉमे के बाहर इस कॉमे के बगैर आपने लिखा हुआ है, जैसे ये सी लिखा हुआ है, तो इस सी का मतलब ये है कि कोई वेरिएबल जो पीछे आपने यूज करा है, या वो वेरिएबल जो आपने इनिशियलाइज करा है। रिटर्न जीरो हम लिखते हैं क्योंकि ताकि हम ये कह सकें कि भाई हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे। प्रोग्राम आपने स्टार्ट करा और एंड कर दिया। स्टार्ट यहाँ पे प्रोग्राम किया हुआ था मेन का, और यहाँ पे आपने एंड कर दिया। जब आप इस प्रोग्राम को चलाओगे तो आपके पास ये सारी चीजें जो इनिशियलाइज की, ये जो फॉर्मूला है ये नहीं आ रहा होगा, सिर्फ प्रिंट एफ वाली आ रही होगी। उसके अंदर भी क्या, सम इज देखें बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ है। परसेंटेज डी की जगह पर आएगा ये जो बाहर करेक्टर है। अगर आपने 3% डी लिखे तो बारी बारी सी कॉमा ए कॉमा बी, तो पहले सी की वैल्यू आएगी, फिर ए की वैल्यू आएगी, फिर बी की वैल्यू आएगी, इस तरह से। तो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या बन रही थी, सी यहाँ पे आया एड्रेस है, क्योंकि कॉमे के अंदर नहीं है, तो ये कोई ना कोई एड्रेस है, कोई ना कोई वेरिएबल इंडिकेट कर रहा है। तो अब ये पीछे प्रोग्राम में जाके देखेगा कि ये वेरिएबल क्या इंडिकेट कर रहा है, ए प्लस बी। ए की वैल्यू ऊपर जाके आ गई 14, ये ऑपरेटर कह रहा है दोनों को ऐड कर दो, तो सी की वैल्यू 21 थी, वो यहाँ पर आकर हमारे पास शो हो गई। सी प्रिंट एफ जो है हमारे पास सी के अंदर यूज होता है, सी लैंग्वेज के अंदर। लेकिन अगर आप सी प्लस प्लस वगैरह के अंदर जाएंगे तो यही चीज आप सी इन और सी आउट को यूज करते हुए लिख रहे होंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर जस्ट आइडेंटिफाई करता है कि हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन क्या है। और वेरिएबल वो जगह होती है मेमोरी की जहां पर हमारी वैल्यू डेटा जो है आकर सेव हो रहा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे बताया हुआ है, आइडेंटिफायर क्या है, आई एन टी एक्स। फंक्शन क्या है, आई एन टी एक्स, और फिर हमने उस फंक्शन को, जैसे मेन हमारा एक बेसिक फंक्शन है, उसको स्टार्ट कर दिया। अगर हमने इसी को अलग अलग करना है आइडेंटिफायर और वेरिएबल वगैरह को या फंक्शंस को, तो जैसे ओबामा एक पर्सन का नाम है, और ये किसी फाउंडेशन का नाम भी हो सकता है। ओबामा की जगह वकास लिख लो, तो वकास किसी पर्सन का नाम है, और ये किसी फाउंडेशन वगैरह का नाम भी हो सकता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सी इनपुट और सी आउटपुट की। कैसे हमने अपने डेटा को इनपुट और आउटपुट करना है। अगर सी की बात करेंगे तो हम यूज करते हैं स्कैन एफ और प्रिंट एफ। ये इनपुट हमारे पास बता रहा होता है कि हमने बाहर से रियल लाइफ से कैसे डेटा हमारे पास आना है। सी का अपना कोई इनपुट आउटपुट का फंक्शन नहीं होता, तो हम इसके लिए ऊपर एक हेडर में फाइल स्टोर करते हैं, स्टूडियो डॉट एच या कोनियो डॉट एच करके। सो ये जैसा भी हम ऊपर देख रहे थे, वहां पे जब हम एडर के अंदर ये चीज ऐड करते हैं, तो जो बेसिक प्रोग्राम पहले बना हुआ है वो उठकर हमारे पास पूरे उस प्रोग्राम के अंदर एज अ लाइब्रेरी अटैच हो जाता है। स्कैन एफ और प्रिंट एफ। स्कैन एफ यूज किया जाता है डेटा को इनपुट लेने के लिए, और प्रिंट एफ यूज किया जाता है डेटा को स्क्रीन पर शो करने के लिए। वैसे ही सी प्लस प्लस के अंदर सी इन और सी आउट का फंक्शन यूज किया जा रहा होता है। सेम वहां पे भी हम इसी तरह से कोनियो डॉट एच और स्टूडियो डॉट एच का यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद कुछ हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग है, जैसे परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज सी, परसेंटेज एस। परसेंटेज डी अभी हम ऊपर देख का है, ये स्कैन करता है इंटीजर जो कि साइंड डेसिमल नंबर होंगे। बाज़ोकात हम बाहर से ये परसेंटेज डी ले रहे होते हैं, बाज़ोकात हम आगे वेरिएबल लिख देते हैं, और फिर ये वहां से वेरिएबल को उठाता है, जैसे अभी हमने वहां पे सी की वैल्यू उठाई थी लास्ट प्रोग्राम के अंदर। फिर आता है हमारे पास परसेंटेज एफ। परसेंटेज एफ उस वक्त यूज करते हैं जब आपको पता हो कि आपकी वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है। अगर आपने कोई कैरेक्टर उठाना है, जैसे अभी हमने बताया, जैसे अभी हम लास्ट इसी लेक्चर में प्रीवियस देख रहे थे कि अगर आपको यस और नो के अंदर वाई या एन देना है, या आपने कोई और दूसरा प्लस माइनस का साइन प्रोवाइड करना है, तो हम परसेंटेज सी का फंक्शन यूज कर रहे होते हैं एट दैट टाइम। अगर आपने कोई स्ट्रिंग उठाना है तो परसेंटेज एस का यूज किया जाता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि एट दैट टाइम अगर आपने कोई वाइट स्पेस दी है तो ये फंक्शन वहीं पर खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है कैट 4 और पुट 4। कैट 4 एक ही करेक्टर को पिक करता है, और पुट 4 एक ही करेक्टर को यूज करता है, डिस्प्ले करता है।
ये यूज किया जाता है कि आपने टर्मिनल से कोई एक इंटीजर उठाना है, उसकी वैल्यू को यूज करना है। अगर आपने एक से ज्यादा करेक्टर उठाना है, लेट से पूरा नाम ही उठाना है, कि आप चाहते हो कि भाई बाहर से कोई बंदा पूरा नाम दे, तो आपको ये कैट चार जो है लूप के अंदर यूज करना होगा। वैसे ही पुट चार भी आपके पास डिस्प्ले के फंक्शन के लिए यूज होता है, लेकिन ये सिर्फ एक ही करेक्टर एट अ टाइम को डिस्प्ले करता है। अगर आपको मोर देन वन करेक्टर डिस्प्ले करने हैं तो आपको इसको लूप के अंदर यूज करना होगा। आज के हमारे इस लेक्चर में यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।